आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 मैथ्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक डेफिनेशंस और ग्राफ्स इन सब के बारे में इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल 12 वाला पर। मेरा नाम चंदन सिंह है। आइए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। तो जैसे अगर कोई फंक्शन है f सेट a से सेट b में और y इक्वल्स टू एफ एक्स, यहाँ पर जानते हैं x बिलोंग्स टू सेट a होगा। तो अगर फंक्शन एक सेट a से दूसरा सेट b में है और y इक्वल्स टू एफ एक्स कुछ दिया गया है जहाँ पर x सेट a से बिलोंग करता है, और ये फंक्शन f कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव। ये फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव कब होता है? जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो वह इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जब दोनों फंक्शन एक साथ होता है तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर f इस तरह का एक फंक्शन है जो बाइजेक्टिव है सेट a से सेट b में। अब कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होता है तो वह इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ फंक्शंस के अंडर हमने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे तरह से बताया है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमने यहाँ पर लिंक दे रखा है इन्वर्स ऑफ फंक्शंस के लेक्चर का, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर f बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसलिए यहाँ पर f इन्वर्टिबल भी होगा, f इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा। बाइजेक्टिव होने के कारण f इन्वर्टिबल फंक्शन होगा ही। अब एक दूसरा फंक्शन लेते हैं g। यह a से b में f है तो g यहाँ पर b से a में है, और सच डेट ये जो फंक्शन b से a में है, जो कि सेट a फंक्शन f a से b में है तो यह b से a में है, और यहाँ पर y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो यहाँ पर x इक्वल्स टू जी वाई है। तो y जानते हैं कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट b से। तो इस तरह का अगर कोई फंक्शन है, एक फंक्शन f a से b में बाइजेक्टिव है, एक दूसरा फंक्शन g b से a में है, अगर y बराबर एफ एक्स है और x बराबर जी वाई है, तो इस कंडीशन में ये दूसरा फंक्शन g ये फर्स्ट फंक्शन f के इन्वर्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब g एक्चुअल में यहाँ पर इस फंक्शन f के इन्वर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये f के इन्वर्स का सिंबल है, ठीक है, और f के इन्वर्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर x बराबर जी वाई, तो g को एक्चुअल में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? f इन्वर्स। तो यहाँ पर f इन्वर्स y होगा। मतलब y इक्वल्स टू अगर एफ एक्स है तो x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y होगा। ठीक है, तो एक चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर f और g में जो f का डोमेन है वो g का रेंज है। ठीक है, यहाँ पर g भी कैसा फंक्शन होगा? अगर ये फंक्शन इन्वर्स है तो ये भी बाइजेक्टिव होगा, तो g भी यहाँ पर क्या होगा? ये भी बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव होगा तो फिर ये जानते हैं ये भी इन्वर्टिबल होगा, और इसका इन्वर्स फिर से f ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर f का इन्वर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो ये f के इक्वल्स होगा। ठीक है, उतने डीप में हम नहीं जाते हैं, सिर्फ हम ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट्स मेन कॉन्सेप्ट्स है उसको हम यहाँ पर बताए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर f इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका इन्वर्स g b से a में होगा। तो इस केस में फंक्शन f का डोमेन और g का रेंज, मतलब डोमेन f और इसका रेंज किसका? g का, रेंज g का सेम होगा, इक्वल होगा। साथ ही साथ g का डोमेन और f का रेंज ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। डोमेन ऑफ g और रेंज ऑफ f ये भी इक्वल होगा। और एक चीज और होता है यहाँ पर f इनवर्स ओ f, कंपोजिशन ऑफ f एंड f इनवर्स। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड f के इनवर्स का है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस लेक्चर को देखकर इसे को आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पर f इनवर्स ओ f x का मतलब यहाँ पर f इनवर्स एफ एक्स होगा। अब f इनवर्स एफ एक्स हम देख सकते हैं कितना है? y, और f इनवर्स y कितना है?
तो कहने का मतलब एफ इनवर्स ओ एफ के थ्रू अगर हम एक्स का इमेज निकालेंगे तो एक्स मिलेगा। इससे यहाँ पर पता चलता है कि ये कंपोजिशन जो फंक्शन है ये आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, चूँकि एक्स पुट कर रहे हैं एक्स मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एफ ओ एफ इनवर्स अगर हम y निकालना चाहेंगे तो जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एफ बाहर हो जाएगा और एफ इनवर्स y, और एफ इनवर्स y कितना है, x है, और एफ एक्स कितना है, y। तो फिर से यहाँ पर एफ ओ एफ इनवर्स y पुट करते हैं तो y मिलेगा। तो ये दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो ये इन्वर्स ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए उसे बाइजेक्टिव होना होता है, और यहाँ पर जो हम फंक्शन जिसका इन्वर्स पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स के बारे में स्टडी करना है। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है। अब चूंकि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ता है। लेकिन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन से लेकर कॉसेक तक, इसमें से कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है, और चैप्टर का नाम यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो हम यहाँ पर इन सारे फंक्शंस को बाइजेक्टिव बनाएंगे, कुछ उसमें लिमिटेशन मतलब लिमिटेड कंडीशन लगाकर उसे बाइजेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और तब फिर हम इसके इन्वर्स को स्टडी करेंगे। यही इस चैप्टर के मेन मतलब कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर उभर कर सामने आता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए फंक्शन के इन्वर्स के बारे में, ठीक है। हमें वो सारा π/2 का ऑड मल्टीपल बाहर कर देंगे। ये इसका डोमेन होता है, और रेंज आर होता है। कॉट का डोमेन रियल नंबर में से हमें पाई का इंटीग्रल मल्टीपल बाहर करना होता है, ठीक है, और इसका भी रेंज आर होता है। फिर सेक का डोमेन आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, और इसका रेंज -1 और +1 के बीच के नंबर को छोड़कर बाकी सारा रियल नंबर इसका रेंज होता है। कॉसेक का डोमेन r माइनस 2n प्लस, सॉरी ये n पाई नहीं होगा, ये 2n+1 इंटू π/2, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। और यहाँ पर कॉसेक का डोमेन r माइनस एन पाई, यहाँ पर n बिलोंग्स टू z ये होगा, और इसका रेंज r -1 से 1 ये होगा, ठीक है। तो ये 6 के 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्लास 11th में इसके बारे में आप पढ़े होंगे, और ये कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है। अब बाइजेक्टिव नहीं होता है और इन सारे फंक्शन का हमें इन्वर्स इसके बारे में स्टडी करना है, मतलब इन सारे फंक्शन के इन्वर्स फंक्शंस को हमें स्टडी करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके डोमेन और रेंज को इस तरह से लिमिटेड कर देंगे कि यह फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा, और एक बार बाइजेक्टिव हो गया तो फिर ये इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल होगा तो हम इसके इन्वर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पर इसके इन्वर्स को स्टडी करेंगे, ओके। अब सबसे पहले हम साइन के इन्वर्स को स्टडी करेंगे। तो साइन के इन्वर्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले साइन का फंक्शन जो कि बाइजेक्टिव नहीं होता है, तो इसके डोमेन और रेंज को हम यहाँ पर लिमिटेड करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ताकि यह फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए। तो किस तरह से डिफाइंड किया गया है साइन का इन्वर्स फंक्शन वो समझते हैं। तो फॉर साइन, ठीक है, पहला फंक्शन है साइन। अगर इसका डोमेन को अगर हम -π/2 से π/2 ये रखें, या π/2 से 3π/2 ये रखें, या 3π/2 से
5/2 ये रखें या -3/2 से -π/2 ये सब रखें। अगर हम साइन का डोमेन इस तरह के सारे इंटरवल में से कोई भी इंटरवल को रखें और रेंज -1 से 1, ये तो रेंज तो फिक्स होता है। तो अगर साइन का डोमेन इस तरह से किसी भी इंटरवल को अगर हम रखते हैं और रेंज -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल होता ही है, तो इस कंडीशन में साइन इस इंटरवल में से किसी एक इंटरवल से इसमें अगर फंक्शन होगा तो साइन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। कहने का मतलब साइन अगर -π/2 से π/2 टू -1 से 1, यह साइन इसमें से कोई भी इंटरवल अगर π/2 से 3π/2 -1 से 1 और साइन 3π/2 से 5π/2 टू -1 से 1, ठीक है। इस तरह से अगर हम साइन को डिफाइन करते हैं तो इस एवरी केस में यह एक बाइजेक्टिव फंक्शन के केस को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारा केस में ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी में से किसी एक इंटरवल के लिए हम साइन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जो इंटरवल, चूंकि ये सारा ब्रांच हो गया, ये डोमेन का ब्रांच हो गया, तो इसी ब्रांच में से एक ब्रांच जिसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है वह यह होता है। डिफाइन किया गया है कि अगर साइन का डोमेन इन सारे डोमेन्स के में से किसी एक ब्रांच को लिया जाए और रेंज को अगर हम ये रखते हैं तो फंक्शन इस केस में साइन बाइजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन इतने सारे ब्रांच से हमें एक पर्टिकुलर ब्रांच को सिलेक्ट करना होता है जिसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। तो ये -π/2 से π/2 अगर इसको हम डोमेन रखते हैं तो यह डोमेन का ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है और फिर यह फंक्शन बाइजेक्टिव होता है और इसके इन्वर्स को फिर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से सारे ब्रांच को इग्नोर करके सिर्फ इस ब्रांच को, डोमेन के इस ब्रांच को लेकर साइन को डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगा। नाउ अगर साइन का डोमेन -π/2 से π/2 लिया जाए और रेंज -1 से 1 लिया जाए एंड साइन y इक्वल्स टू साइन x, यहाँ पर x क्या होगा, ये डोमेन -π/2 से π/2 से अपना वैल्यू लेगा। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव होगा। इट इज क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव होगा तो ऑफकोर्स इन्वर्टिबल होगा और इन्वर्टिबल होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बाइजेक्टिव होने की वजह से हम कह सकते हैं हेंस इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल होगा तो अब साइन का इन्वर्स, ठीक है। तो साइन का इन्वर्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है और इसे पढ़ा जाता है आर्क ऑफ साइन, आर्क ऑफ साइन, ठीक है। आर्क ऑफ साइन एक्चुअल में इसे पढ़ा जाता है बट हम इसे साइन इन्वर्स पढ़ेंगे। तो देन अब कह सकते हैं साइन का इन्वर्स, यह ऑलरेडी बता चुके हैं इन्वर्स का फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर फंक्शन f a से b में है तो उसका इन्वर्स b से a में होगा। तो अब साइन का इन्वर्स जिसे इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, यह -1 से 1 टू -π/2 से π/2 में होगा। और यह जो रेंज है इसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है, ठीक है। इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। साइन इनवर्स के रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है, ये याद रखना है। और यहाँ पर y इक्वल्स टू साइन x है तो देन यहाँ पर x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, ये होगा x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y होगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया, यहाँ पर याद रखना है। ये साइन का बहुत सारा डोमेन का ब्रांच जिसके लिए यह फंक्शन मतलब साइन
बाइजेक्टिव होगा उसमें से सिर्फ एक ब्रांच को रखा जाता है जिसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है, और उसमें डिफाइंड करके इसके बाइजेक्टिव नेचर को अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइन इनवर्स ओ साइन एक्स ये फाइंड करते हैं। तो जानते हैं साइन इनवर्स ओ साइन एक्स में अगर हम इस ओ जो सर्कल है इसको हटाएंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स, और साइन एक्स कितना है, वाई, तो साइन इनवर्स वाई, चूंकि साइन एक्स यहाँ पर वाई है, और फिर साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई कितना है, एक्स है। तो देयरफॉर फार्मूला क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स। एक्स अपना वैल्यू यहाँ पर कहाँ से लेगा, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, फिर यहाँ पर साइन ओ साइन इनवर्स वाई, इस बार बाहर में साइन है और साइन ओ साइन इनवर्स वाई, कंपोजिशन निकालते हैं। तो जानते हैं इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स वाई। इस सर्कल को हटाएंगे तो साइन बाहर हो जाएगा और साइन इनवर्स वाई ये लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई यहाँ पर, साइन इनवर्स वाई यहाँ पर कितना है, एक्स है, और साइन एक्स वाई है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं साइन एक्स कितना है, वाई। तो साइन ओ साइन इनवर्स वाई, यहाँ पर वाई है, वाई मिलेगा, तो इसको भी हम यहाँ पर फॉर्मुलेट कर देते हैं। देयरफॉर साइन इनवर्स वाई ये कितना होगा, वाई होगा, और वाई यहाँ पर बिलोंग करेगा किससे, यहाँ पर वाई बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच। तो ये दो फार्मूला और बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स मिल चुका है। अब इसके ग्राफ्स के बारे में भी स्टडी करना होता है कि अगर साइन का जो डोमेन यहाँ पर जिसके लिए यह बाइजेक्टिव है उसका ग्राफ और साइन इनवर्स का करस्पॉन्डिंग ग्राफ किस तरह का होगा, तो इसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ्स, चूँकि हम यहाँ पर देख सकते हैं साइन डिफाइंड किया गया है -π/2 से π/2 टू -1 से 1 के लिए, और y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो यहाँ पर यह ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बाइजेक्टिव होता है तो यहाँ पर साइन इनवर्स ये डिफाइंड हो जाएगा -1 से 1 टू -π/2 से π/2 के लिए, और यहाँ पर x बराबर साइन इनवर्स y यह होगा। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइन का। तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, यह x एक्सिस, यह y एक्सिस, -π/2 से π/2। तो अगर यह 0 है, यह मान लेते हैं यहाँ पर π/2 है और यह पाई है, तो यह -π/2, यह π/2 होगा और यह पाई होगा, और यह -पाई होगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 जाएगा, तो हम ऊपर में +1 रखते हैं यहाँ पर और नीचे -1। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और साइन π/2 पर वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये 1 के सामने यहाँ पर होगा, और साइन -π/2 का वैल्यू -1, यहाँ पर ये -1 है, इसके सामने यहाँ पर होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये हो गया y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया। इसी के नीचे हम x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अब जो x एक्सिस और y एक्सिस पर का वैल्यू हम देख सकते हैं, जो x एक्सिस पे हम यहाँ पर रखे थे अब वो y एक्सिस पे चला जाएगा, और जो y एक्सिस पे ये y का वैल्यू है अब वो x एक्सिस पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, x y, हालांकि ये y का वैल्यू है। ठीक है, बट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स। अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स y
साइन इनवर्स x बराबर y लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली x अपना वैल्यू -1 से 1 के बीच लेगा, ठीक है। क्योंकि ग्राफ में हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डोमेन का वैल्यू रखा जाता है और x एक्सिस पे जानते हैं x वेरिएबल x के वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है, बट यहाँ पर चूंकि अभी तक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये y का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, बट इसी को अगर हम y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। चूंकि x बराबर साइन इनवर्स y है तो यहाँ पर हम a इक्वल्स टू साइन इनवर्स b भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा वो अपना वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। तो अब x एक्सिस पे -1 से 1 के बीच का नंबर होगा, तो ये अगर 1 है तो ये -1 होगा। और y एक्सिस पे यहाँ पर π/2 और ये पाई लेते हैं और ये π/2, नीचे यहाँ पर ये इतने ही इंटरवल पे ये -π/2 होगा और ये -π। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो हमने यहाँ पर साइन x के ग्राफ को ड्रॉ करने में कॉन्सेप्ट यूज किया था वही यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन x का ग्राफ एक्चुअल में हम y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 के सामने, ये π/2 के सामने 1, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर ये 1 के सामने, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं साइन π/2, अगर साइन π/2 इसका वैल्यू 1 होता है तो साइन का इन्वर्स जैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर y इक्वल्स टू साइन x है, तो साइन इन्वर्स के पास अगर y होगा तो ये x हो जाएगा। तो अगर साइन π/2 1 है तो साइन इन्वर्स 1 π/2 होगा, तो साइन इन्वर्स 1 इसका वैल्यू π/2 होगा। इसी तरह से साइन इन्वर्स -1 इसका वैल्यू -π/2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा इसका ग्राफ, ठीक है, ये इसका ग्राफ होगा। ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है, हमने सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर दिया है। ये y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। x अपना वैल्यू -1 से 1 लिया गया है और y का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। ये कुछ भी हो जाए यहाँ पर x y, लेकिन यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसका ये वैल्यू फर्स्ट सेट से, इधर वाले सेट से लिया जाएगा और x का वैल्यू जो भी होगा यहाँ पर वेरिएबल वो बाद वाले सेट से लिया जाता है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का अपना तरीका होता है, ये ग्राफ होगा। अब हम कॉस के इन्वर्स के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं और इसके ग्राफ को भी हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ड्रॉ होता है। डेफिनेशन नंबर 2 में हम कॉस को डिफाइन करेंगे और कॉस के इन्वर्स को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम साइन को जिस तरह से हमने डिफाइन किया था कि बहुत सारे हमने डोमेन के ब्रांच को समझा था कि साइन के डोमेन के बहुत सारे ब्रांच को अगर लेते हैं और रेंज -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल रखते हैं तो हर ब्रांच के लिए साइन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, बट उसमें से सिर्फ हमें एक प्रिंसिपल ब्रांच को एज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पर कॉस के लिए सिर्फ हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को डिफाइंड करेंगे। हालांकि कॉस भी साइन की तरह ही बहुत सारे डोमेन के ब्रांच के लिए बाइजेक्टिव होता है, बट हम सिर्फ यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए कॉस का बाइजेक्टिव होने का जो कंडीशन है उसको यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर अगर कॉस को 0 से पाई इस इंटरवल से -1 से 1 में डिफाइन किया जाए तो ये बाइजेक्टिव होगा, और ये बाइजेक्टिव होगा तो हेंस इन्वर्टिबल होगा। बाइजेक्टिव होता है तो कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता ही है। यहाँ पर कॉस का ये डोमेन बहुत सारा ब्रांच के लिए ये कॉस इस तरह से डिफाइंड किया जाता है जिसमें वो बाइजेक्टिव होगा, बट ये ब्रांच को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब उस ब्रांच को लेकर हम डिफाइन करेंगे फंक्शन को और आगे इसके नेचर को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इफ
अगर y इक्वल्स टू कॉस एक्स, y इक्वल्स टू कॉस एक्स लिखते हैं तो देन अब डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा -1 से 1 टू 0 से पाई। और ये कॉस इनवर्स का यह यहाँ पर ऑलरेडी हम बता दिए हैं, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है, तो कॉस इनवर्स का भी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो अब यहाँ पर y इक्वल्स टू कॉस एक्स अगर है तो यहाँ पर कॉस इनवर्स y किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। इस सारे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम बता रहे हैं इसका क्वेश्चन इसी लेक्चर के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले आपको ये सारा कॉन्सेप्ट्स और जितना भी फार्मूला हम यहाँ पर प्रीवियस मतलब इस लेक्चर के शुरू वाले पार्ट में हम बताने जा रहे हैं उसको आपको याद रखना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो अब x यहाँ पर एक चीज़ और लिख ही देते हैं, x यहाँ पर वैल्यू लेगा 0 से पाई के बीच और यहाँ पर y वैल्यू लेगा -1 से 1 के बीच। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉस इनवर्स o कॉस x अगर निकालने जाते हैं तो इस o को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस x और कॉस x कितना है, y है, तो ये कॉस इनवर्स y होगा और कॉस इनवर्स y कितना है, x। तो कहने का मतलब कॉस इनवर्स कॉस x, देयरफॉर कॉस इनवर्स कॉस x ये कितना होगा, x होगा। ये काम का फार्मूला होगा, मतलब काम का फार्मूला ये कहलाएगा कॉस इनवर्स कॉस x, x होगा x। याद रखना है कि x हमेशा जो डिफाइंड है यहाँ पर उसी से लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और फिर कॉस ओ कॉस इनवर्स y इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर o को अगर हम हटाएंगे तो ये कॉस इनवर्स y ये होगा। अब ये कॉस इनवर्स y देख सकते हैं कितना है, x है, और कॉस x कितना है, y। तो कॉस इनवर्स y कितना होगा, y होगा, तो देयरफॉर कॉस इनवर्स y ये y होगा और y बिलोंग्स टू कितना होगा, -1 से 1। ठीक है, तो ये सारा इसका कॉस का इन्वर्स का जो भी कॉन्सेप्ट्स डिफाइंड किया गया है वो हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। ठीक है, इन सबको याद रखना है, इन सबको याद रखना है विथ कंडीशन। ठीक है, अब इसके ग्राफ्स को थोड़ा सा हम देखते हैं किस तरह का ग्राफ होगा। पहला ग्राफ कॉस 0 से पाई टू -1 से 1, यहाँ पर y बराबर कॉस एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं 0 से पाई के बीच का एंगल, ये 0 हो गया, ये π/2 मानते हैं और ये पाई, फिर ये मान लेते हैं 3 π/2 और ये 2 पाई, ऐसा होगा। इसका भी वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1। अब cos 0 से स्टार्ट होगा cos का वैल्यू, तो cos 0 x का वैल्यू 0 लेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर होगा। फिर cos π/2 का वैल्यू 0 हो जाता है और cos पाई का वैल्यू -1, मतलब ये -1 है, इसके लेवल का होगा। ठीक है, तो ग्राफ हमारा यहाँ से इस तरह से 1 से 0 पर आएगा, फिर 0 से 1 पे चला जाएगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cos पाई का वैल्यू -1 होता है, बीच में π/2 पर cos का वैल्यू 0 होता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये इस तरह का एक कर्व शेप का ग्राफ होगा। ठीक है, ये y = cos x इसका ग्राफ यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस पे। ठीक है, अब दूसरा cos इनवर्स, ये -1 से 1 टू 0 से पाई, और यहाँ पर हम y = इस बार cos इनवर्स x लेंगे। ठीक है,
क्योंकि जानते हैं जो पहला डोमेन होता है उसको एक्स एक्सिस पे रखना होता है, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स रखेंगे और ये वाई 0 से पाई के बीच होगा। तो इसका ग्राफ ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो इस पर वो एक्स एक्सिस पे 1 और -1 ये रखेंगे और वाई एक्सिस पे 0 यहाँ पर आ गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। तो अगेन यहाँ पर cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो cos इनवर्स 1 का वैल्यू 0 होगा। फिर cos पाई का वैल्यू -1 होता है, तो cos इनवर्स -1 का वैल्यू पाई होगा। तो कहने का मतलब cos इनवर्स 1 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 यही पॉइंट होगा, ठीक है। फिर अगर हम x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y का वैल्यू पाई होगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। ये x का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो x का वैल्यू -1, तो y का वैल्यू कितना होगा पाई, तो पाई यहाँ पर इसके सामने आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। और फिर cos π/2 0 होता है, तो cos इनवर्स 0 ये π/2 होगा, तो cos इनवर्स 0 ये कितना हो जाएगा π/2। तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ओके। ये हो गया y इक्वल्स टू cos इनवर्स x का ग्राफ, ओके। थोड़ा सा इसको कर्व इस तरह से बनाना है, इस तरह से इसका ग्राफ फॉर्म होगा। ये पॉइंट π/2 है, ओके। अब tan के फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इसका भी हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सिर्फ लेकर आगे बढ़ेंगे। तो tan के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये -π/2 से π/2 रखा गया है और रेंज r रखा गया है। तो अगर tan का डोमेन -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल लिया जाए और रेंज r लिया जाए तो ये बाइजेक्टिव होगा। ये बाइजेक्टिव होगा, तो बाइजेक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल होगा। बाइजेक्टिव होने के वजह से ये इन्वर्टिबल भी होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू अगर हम tan x लेते हैं तो x ऑफ कोर्स -π/2 से π/2 के इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो अब यहाँ पर tan इनवर्स ऑटोमेटिकली रियल नंबर से -π/2 टू π/2 इससे रियल नंबर से इसमें डिफाइंड होगा। और यह जो यहाँ पर डोमेन का ब्रांच लिया गया है, यह यहाँ पर एक बार फिर से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, डेफिनेशन के लिए हमेशा जो ब्रांच लिया जाता है डोमेन का उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसके नाम से जाना जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर कह सकते हैं x बराबर tan इनवर्स y, x बराबर tan इनवर्स y होगा, ठीक है। अब यहाँ पर y बिलोंग्स टू क्या होगा r, और r का मतलब जानते हैं -∞ से +∞ के बीच ओपन इंटरवल का वैल्यू या ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। रियल नंबर का सेट इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी इसको डिफाइन कर देते हैं नाउ। अगर हम tan इनवर्स o tan x ये फाइंड करें तो जानते हैं इस o मतलब सर्कल है एक तरह से, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है tan एंड tan इनवर्स का। तो इस सर्कल को अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स
10x ये होगा। अब ये tan इनवर्स 10x, 10x कितना है यहाँ पर y है, और tan इनवर्स y ये कितना है x है। तो देयरफॉर फार्मूला हमारे सामने हो गया tan इनवर्स 10x इक्वल्स टू x, tan इनवर्स 10x इक्वल्स टू x, और x यहाँ पर क्या है, x अपना वैल्यू लेगा, यहाँ पर पहले ही दिखा दिए हैं कि x अपना वैल्यू लेगा -π/2 से π/2। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये फार्मूला वेल डिफाइंड, जो भी यहाँ पर इंटरवल मेंशन किया गया है सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। ठीक है, और फिर यहाँ पर tan इनवर्स, अगर y लिखते हैं तो ये जानते हैं tan, इसको ब्रेक करेंगे तो tan इनवर्स y ये होगा। अब tan इनवर्स y x है, और tan x कितना है y। तो फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, tan इनवर्स y। तो देयरफॉर tan इनवर्स y कितना होगा, y होगा, और y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू r होगा, y बिलोंग्स टू r। तो ये दो फार्मूला काम का हो गया। वैसे भी साइन इनवर्स साइन x होता है, कॉस इनवर्स कॉस x भी x आया था, या tan इनवर्स y अगर y होता है तो साइन इनवर्स y भी y ही आया था, कॉस इनवर्स y भी y ही आया था। तो ये एक ट्रेंड हो गया। इस तरह का जो कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो x ही यहाँ पर होगा, बशर्ते x कहाँ से बिलोंग करता है, ये इंटरवल हमको हमेशा याद रहना चाहिए। अब इसके ग्राफ्स को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले 10 -π/2 से π/2, और y इक्वल्स टू 10x, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर x का वैल्यू π/2 से -π/2 के बीच रखना है। तो अगर यहाँ पर ये π/2 लिखते हैं तो इस पर हमें एक सर्कल बनाना होगा जो फील्ड नहीं वैकेंट होगा, और यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं, डॉटेड लाइन, ताकि ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें टच नहीं कर पाए ग्राफ। ठीक है, ये π/2 है। उसी तरह से अगर ये π/2 है तो ये -π/2 को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर भी हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और फिर जानते हैं उसके बाद इसका वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू 0 से कुछ इस तरह का होगा, ऊपर जाएगा और इस लाइन में कभी टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि tan π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है फंक्शन। फिर यहाँ पर 0 से -π/2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, tan का वैल्यू -∞ की ओर जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ नीचे जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू 10x का। अब यहीं पर हम tan इनवर्स रियल नंबर से -π/2 से π/2 एंड y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ताकि दोनों को कंपेयर करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो इस बार y का वैल्यू रियल नंबर होगा, और सॉरी x का वैल्यू रियल नंबर होगा, और y का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच लाई करेगा। तो ये -π/2 और ये π/2, सॉरी ये π/2 और ये -π/2, ये दोनों एक्सेप्टेड पॉइंट है, मतलब ये दोनों पॉइंट को छोड़ना है। तो यहाँ पर सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर सर्कल बनाएंगे, और एक डॉटेड लाइन से हम इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया π/2 और ये -π/2। तो अगेन यहाँ पर फिर से इसका ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका, tan π/2 के आसपास वैल्यू इन्फिनाइट होता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स π/2, यहाँ पर tan इनवर्स इन्फिनाइट के आसपास वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। तो tan इनवर्स इन्फिनाइट के आसपास, और tan 0 का वैल्यू 0 होता है,
तो टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू भी जीरो होगा, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। और नीचे यहाँ पर इसमें ये टच नहीं करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं, ये इसमें इस लाइन में कभी टच नहीं करेगा। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वस टू टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो हम देख सकते हैं टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू जीरो है, टेन इनवर्स पाई बाई टू के आसपास, ठीक है, मतलब सॉरी टेन इनवर्स इन्फिनिटी के आसपास वैल्यू कितना जा रहा है, पाई बाई टू के आसपास। अगर हम ये x का वैल्यू रियल नंबर में प्लस पाई बाई टू के आसपास देख सकते हैं, ये लाइन बहुत आगे जा रहा है। तो अगर हम आगे जाएंगे और ये आगे चलते जाएंगे तो x कौन से नंबर के पास जाएगा, प्लस इन्फिनिटी के पास। बट ये ग्राफ किसके नज़दीक आता जा रहा है, पाई बाई टू के आसपास, ठीक है। सेम यहाँ पर नीचे भी हो रहा है। तो ये दोनों ग्राफ को अच्छे से समझना है, खास करके इसके ग्राफ को यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 4, हम कॉट को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो कॉट के लिए जो डेफिनेशन दिया गया है, कॉट का डोमेन 0 से पाई और रेंज अगर रियल नंबर रखा जाए, ठीक है। कॉट का डोमेन को 0 से पाई ओपन इंटरवल और रेंज अगर रियल नंबर लिया जाए तो इट इज़ बाइजेक्टिव, इट इज़ बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल होगा, हैंस इन्वर्टिबल। अब इसके सारे डेफिनेशन को हम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। जो हमने अब तक 3 फंक्शन में यूज किया है वही सारी बातें हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। तो देयरफॉर अगर y बराबर कॉट x लिखेंगे तो यहाँ पर x बिलोंग करेगा 0 से पाई, ठीक है। देयरफॉर कॉट इनवर्स रियल नंबर से 0 से पाई इसके बीच डिफाइंड होगा। और ये जो डोमेन का ब्रांच लिया जाएगा, फिर से ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा, इसलिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और कभी कभी इसे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी कहा जाता है, ठीक है। तो और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ये दोनों चीज़ के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर कॉट इनवर्स y, और y यहाँ पर बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा, ठीक है। अब 2 डेफिनेशन और यहाँ पर होगा। तो देयरफॉर कॉट इनवर्स o कॉट x, इस सर्कल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट x। सर्कल को हटाएंगे तो कॉट इनवर्स कॉट x होगा, और कॉट x कितना है, y। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स और कॉट x के जगह पर y लिखेंगे, और कॉट इनवर्स y कितना है, x है। तो देयरफॉर फार्मूला हो गया कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल्स टू x। और ये x अपना वैल्यू कहाँ से लेगा, x अपना वैल्यू लेगा 0 से पाई ओपन इंटरवल के बीच, एंड कॉट o कॉट इनवर्स y, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स y। कॉट इनवर्स y x है, तो यहाँ पर ये कॉट x, कॉट इनवर्स y के प्लेस पे कॉट x रखे हैं, और कॉट x फिर से कितना है, y है। तो कह सकते हैं कॉट इनवर्स y कितना आया है, y। तो देयरफॉर कॉट इनवर्स y, ये भी y आया है, जो प्रीवियस 3 फंक्शन के रिजल्ट में भी इस तरह का रिजल्ट आया था, ठीक है। बट यहाँ पर y बिलोंग्स टू इस बार r होगा। तो फार्मूला भी हो गया, इसको डिफाइंड भी हम कर दिए हैं, ठीक है। जो वेल डिफाइंड डेफिनेशन है जिसके लिए बाइजेक्टिव हो, ये यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है, इस तरह से डिफाइंड किया गया है, ठीक है। अब इसके ग्राफ्स की बारी है, तो आइए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ्स कॉट 0 से पाई टू r है, तो y इक्वल्स टू कॉट x, x एक्सिस है, y एक्सिस है।
इस बार ज़ीरो शामिल नहीं है, इसलिए वो इस वाई एक्सिस को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ये ज़ीरो हो गया, ये हो गया π/2 और ये हो गया पाई। तो पाई भी यहाँ पर एक्सक्लूडेड है, तो पाई पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं डॉटेड, ताकि जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इसमें टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब कॉस ज़ीरो, सबसे पहले कॉट π/2, कॉट π/2 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, कॉट π/2 का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो कॉट π/2 का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है, तो यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं कॉट π/2 पर। कॉट π/2, चूंकि यहाँ पर कॉट π/2 इसका वैल्यू कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, किस तरह से होता है ये आपको पता होगा, ये cos π/2 बाय साइन π/2, और cos π/2 का वैल्यू जीरो होता है, साइन π/2 का वैल्यू जीरो होता है, 1 होता है, तो 0/1 जीरो हो जाएगा। तो cot π/2 का वैल्यू जीरो होता है, तो यहाँ पर जीरो होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो अगर ग्राफ यहाँ पर जीरो है तो हम जानते हैं ये नीचे से तो आया नहीं होगा, ये इधर से आएगा, मतलब ये इन्फिनिटी से आएगा इस तरह से, और ये ज़ीरो पे चला जाएगा। ठीक है, फिर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, तो ये फिर कहाँ चला जाएगा, ये फिर इस तरह से ये माइनस इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये y = कॉट x का ग्राफ हो गया। अब इसी के बगल में कॉट इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कॉट इनवर्स ये रियल नंबर से 0 से पाई के बीच होता है, और यहाँ पर हम y = कॉट इनवर्स x ये लेने जा रहे हैं। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, इस पर y एक्सिस पे 0 से पाई लेना होगा, तो फिर से यहाँ पर ये 0 हो गया, ये π/2, ये पाई, ये पॉइंट नहीं लेना है, और y = 0 यह भी नहीं लेना है। ठीक है, तो π/2 पर फिर से हम क्या करेंगे, इसी तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये π/2, और पाई पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगेन कॉट π/2 0 होता है, तो कॉट इनवर्स 0 π/2 होगा, तो कॉट इनवर्स 0 π/2 होगा। ठीक है, कॉट π/2 अगर 0 होता है तो कॉट इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, π/2। कॉट इनवर्स 0 π/2, मतलब यहाँ पर से ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर अगर हम रियल नंबर में आगे बढ़ते हैं तो ये जानते हैं ग्राफ इस ओर मूव करेगा। ठीक है, नीचे तो जा नहीं सकता है, क्योंकि ये 0 के बाद लाइन x का, यहाँ पर जो x का वैल्यू रियल नंबर है 0 के बाद इधर जाएगा, तो ग्राफ 0 पर π/2 यहाँ पर से ग्राफ होकर इधर जाएगा, और इसमें कभी टच नहीं करेगा, इसलिए हम इसको डॉटेड बना देते हैं। ठीक है, अब फिर ये ग्राफ यहाँ पर ये π/2 है, फिर ये इस तरह से ये मुड़कर ये माइनस इन्फिनिटी की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये π/2 है, ये पॉइंट π/2 है, इसको हम फिर से मेंशन कर देते हैं π/2, ये π/2 है। तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी की ओर अगर x का वैल्यू लेते हैं तो ये ग्राफ किसकी ओर जाता है, यहाँ पर ये 0 की ओर जाता है। ठीक है, और इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर ले जाते हैं तो ग्राफ किसकी ओर जाता है, पाई की ओर जाता है। ठीक है, ये कॉट इनवर्स का ग्राफ और यहाँ पर ये कॉट x का ग्राफ, दोनों को अच्छे से समझना है, ड्रॉ करना है, इसको याद रखना है। डेफिनेशन नंबर 5,
सेक को डिफाइन करते हैं, जिसमें वो बाइजेक्टिव होगा फिर सेक का इन्वर्स, इसलिए वो में डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक 0 से पाई, इसमें से हमें बाहर करना होगा पाई बाय 2, ठीक है। 0 से पाई में हमें पाई बाय 2 बाहर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सेक 0 से पाई के बीच पाई बाय 2 भी आता है और सेक पाई बाय 2 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। इससे रियल नंबर में बाहर करना होगा -1 से 1, क्योंकि सेक का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई नहीं करता है। तो रियल नंबर में सारे नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच के सारे नंबर को छोड़कर इसका रेंज होगा। तो सेक का अगर ये डोमेन और ये रेंज रखा जाए तो देन इट इज बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव जो ही होगा त्यों ही यह इन्वर्टिबल भी होगा, तो हेंस इन्वर्टिबल, हेंस इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल होगा तो हम जानते हैं यहाँ पर इसका इन्वर्स इजली वे में अब डिफाइन कर सकते हैं। तो नाउ सबसे पहले यहाँ पर सेक x, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? y को। y इक्वल्स टू सेक x अगर लिखते हैं तो यहाँ पर x ये डोमेन हो जाएगा 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, ठीक है। और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहलाएगा जब हम इसके इन्वर्स को डिफाइन करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर सेक इन्वर्स r माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1 से 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, ये सेक इन्वर्स अब इसमें डिफाइंड होगा। और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, डोमेन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज दो नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर सेक इन्वर्स जो ही लिखेंगे तो ये y होगा और ये x हो जाएगा, ठीक है। तो y यहाँ पर बिलोंग्स करेगा रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल 1,1, ठीक है। y कहाँ से बिलोंग करेगा, ये सब यहाँ पर सारा डाटा हमारे सामने है। अब दो डेफिनेशन हर बार की तरह यहाँ पर फिर से दो डेफिनेशन हम यहाँ पर दो फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो देयरफॉर सेक इन्वर्स o सेक x, इस सर्कल को हटाएंगे तो ये क्या होगा, सेक इन्वर्स सेक x, और सेक x यहाँ पर है y, तो सेक x को y हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये सेक इन्वर्स y होगा, और सेक इन्वर्स y कितना है, x। तो फॉर्मूला हो गया सेक इन्वर्स सेक x इक्वल्स टू x, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0, पाई 0, पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये तो सेक इन्वर्स सेक x हो गया, दूसरा इस बार सेक को बाहर रखते हैं और सेक इन्वर्स यहाँ पर y होगा, तो सेक, इसको सर्कल को हटाएंगे तो सेक इन्वर्स y, तो सेक इन्वर्स y, सेक इन्वर्स y कितना है, x, और सेक x कितना है, y। तो देयरफॉर अल्टीमेटली फार्मूला हो गया सेक इन्वर्स y इक्वल्स टू कितना, y। तो देयरफॉर सेक इन्वर्स y इक्वल्स टू y, और y बिलोंग्स टू r -1 से 1, ठीक है। ये डेफिनेशन, दो डेफिनेशन जो अभी तक चारों फंक्शन में हम बता चुके हैं, उसी की तरह यहाँ भी फार्मूला आया है, ठीक है। अब इसके ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ होगा इसका। ग्राफ्स, तो सबसे पहले यहाँ पर सेक 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, और y इक्वल्स टू सेक x। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं,
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स का वैल्यू 0 से पाई तक लेना है, ये 0 ले लेते हैं, ये π/2, ये पाई। तो π/2, 0 से π/2 में π/2 को नहीं लेना है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे लाइन, बट ये लाइन डॉटेड होगा क्योंकि इसमें ग्राफ को टच नहीं करना है। पाई पर जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कंटिन्यूस लाइन होगा। ये पाई हो गया, ये π/2 हो गया और ये 0। फिर सेक का वैल्यू जानते हैं, -1 से और +1 के बीच नहीं हो सकता है, तो ऊपर में हम +1 लेते हैं, ये 1 हो गया और ये -1। ये 1 से होता हुआ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और -1 से होता हुआ भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये -1 हो गया और ये यहाँ पर 1। सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, तो सेक 0 का वैल्यू 1 होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू इंक्रीज करता है, तो इसका ग्राफ इस तरह से ऊपर जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट, उसके बाद जैसे ही हम π/2 और पाई के बीच आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें सेक नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव हो जाता है और फिर सेक पाई का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पर ये -1 के पास आएगा, तो ऑफकोर्स यह आएगा तो कहीं ना कहीं से, तो नीचे से आएगा, क्योंकि इधर से तो ये आ नहीं सकता है, -1 से नीचे इसका वैल्यू हो नहीं सकता है। तो सेक पाई का वैल्यू -1 होता है, तो ये -1 है, तो ये -1 पे ग्राफ इधर से आएगा, ठीक है। तो ये इसका सेक एक्स का ग्राफ हो गया इस डोमेन के लिए, ठीक है। अब सेक इनवर्स रियल नंबर -1 से 1 टू 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर y = सेक इनवर्स x लिखते हैं। तो जस्ट सारा चीज़ क्या हो जाएगा, जो x एक्सिस पे है वो y एक्सिस पे होगा और जो y एक्सिस पे है वो x एक्सिस पे होगा। ये x एक्सिस y एक्सिस, तो x एक्सिस पे यहाँ पर ये मान लेते हैं 1 और ये -1, इसको नहीं रखना है। y एक्सिस पे ये 0, ये मान लेते हैं π/2 और ये पाई। तो π/2 पर ड्रॉ करना है लाइन डॉटेड और पाई पर कंटिन्यूस, तो ये पाई हो गया, ये π/2 हो गया, ये 1 पे ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से लाइन पैरेलल, -1 पर भी इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, तो सेक इनवर्स 1 का वैल्यू 0 होगा, तो सेक इनवर्स 1, यहाँ पर सेक इनवर्स 1 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम इधर आगे बढ़ेंगे तो इसका ग्राफ इधर जाएगा। ये जैसे ये सेक इनवर्स 1 लिखेंगे, तो सेक इनवर्स 1 मतलब x का वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो सेक इनवर्स 1 0, y का वैल्यू 0, तो 1 0 ये पॉइंट होगा। उसके बाद ग्राफ इधर इस तरह से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर सेक पाई का वैल्यू -1 होता है, तो सेक इनवर्स -1 का वैल्यू, सेक इनवर्स -1 यहाँ पर है, तो सेक इनवर्स -1, सेक इनवर्स -1 का वैल्यू कहाँ पर हो जाएगा, पाई होगा। तो अगर हम सेक इनवर्स मतलब x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y का वैल्यू पाई मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये जानते हैं फिर फर्दर ये ग्राफ किधर आएगा, इधर आएगा। ये इसका ग्राफ होगा इस तरह का, ठीक है। सेक इनवर्स x का वैल्यू -1 रखेंगे तो सेक इनवर्स -1 y मतलब पाई होगा, तो -1 पाई ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसके बाद जानते हैं ग्राफ इधर तो नहीं आ सकता, ये पीछे ही जाएगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच वैल्यू नहीं लेना होता है। तो ये सेक इनवर्स x का ग्राफ हो गया, ओके। अब कॉसेक इनवर्स x को डिफाइन करते हैं और इसके ग्राफ को देखते हैं। अब कॉसेक को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन नंबर 6। कॉसेक, यहाँ पर डेफिनेशन है इसका -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल एक्सेप्ट इसमें 0, इसको 0 जानते हैं, -π/2 से π/2 के बीच 0 आएगा और कॉसेक 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, इसलिए 0 को हटा दिया जाता है। एंड रियल नंबर में -1 से 1 के बीच ओपन इंटरवल को हटा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, देन इट इज बाइजेक्टिव।
बाइजेक्टिव होगा तो हेंस इन्वर्टिबल होगा, बाइजेक्टिव होने के वजह से ये इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। अब ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स, जिसमें x अपना वैल्यू कहाँ से लेगा, -π/2 से π/2 -0। तो देयरफॉर कॉसेक इन्वर्स यह डिफाइंड हो जाएगा r -1 से 1 2 -π/2 से π/2 -0। ठीक है, कॉसेक इन्वर्स ये इसमें डिफाइंड होगा और ये कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर x बराबर कॉसेक इन्वर्स y, और y अगेन कहाँ से बिलोंग करेगा, r -1 से 1 के बीच। तो अब दो फार्मूला इसको भी हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो पहला फार्मूला कुछ इस तरह का होगा, कॉसेक इन्वर्स ओ कॉसेक, और यहाँ पर x इस पोजीशन ऑफ फंक्शन के थ्रू x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस सर्कल को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स कितना है, y है, तो इसे लिखेंगे कॉसेक इन्वर्स y, और कॉसेक इन्वर्स y x है, तो कॉसेक इन्वर्स y की जगह पर x लिखेंगे। तो अल्टीमेटली फार्मूला हो गया कॉसेक इन्वर्स कॉसेक x इक्वल्स टू x। याद रखना है x इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक है, x किस इंटरवल से बिलोंग करना है, ये भी इंटरवल को भी साथ में याद रखना है। एंड दूसरा फार्मूला कॉसेक इन्वर्स y, तो इस o को हटाएंगे, ब्रेक करेंगे, तो कॉसेक इन्वर्स y ये लिखाएगा। तो कॉसेक इन्वर्स y कितना है, x, कॉसेक x, और कॉसेक x कितना है, y। तो देयरफॉर कॉसेक इन्वर्स y कितना हो गया, y। तो देयरफॉर कॉसेक इन्वर्स y ये y के इक्वल्स होगा, और y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, r -1 से 1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से ये दो फार्मूला भी प्रीवियस फाइव जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शंस का फार्मूला इसी तरह का डिफाइंड किए थे, इसी तरह से इसका भी फार्मूला आया है। बाकी अब इसके ग्राफ्स को हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह का होता है ग्राफ। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉसेक जो डिफाइंड किया गया है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 टू रियल नंबर -1 से +1 के बीच, और y इक्वल्स टू कॉसेक x अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो x एक्सिस पे -π/2 से π/2 लेना है एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पर अगर हम x इक्वल्स टू π/2 लेते हैं और ये -π/2 ये लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले दो लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, कंटिन्यूस लाइन। ठीक है, और x इक्वल्स टू 0 ये ओरिजिन से पास करेगा, तो y एक्सिस को मिटाना होगा, मतलब ये ब्रोकन लाइन ले लेते हैं। ठीक है, फिर -1 से +1 के बीच नहीं लेना है, तो अगर ये 1 और ये -1 ले लेते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं -1 है और ये +1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये ब्रोकन लाइन है, y एक्सिस को ब्रोकन इसलिए लिया गया है कि यहाँ पर 0 नहीं लेना है। अब कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू 1/sin 0 डिग्री मतलब अनडिफाइंड होता है, लेकिन कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, चूँकि sin 90 1 होता है, तो 1/sin 90 मतलब 1/1 तो 1 होगा। तो जब x का वैल्यू π/2 लेंगे तो कॉसेक π/2 1 होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हैं यह वैल्यू ये +∞ की ओर से इधर से आएगा। ठीक है, ये फिर कॉसेक -π/2 जब x का वैल्यू -π/2 लेंगे तो y का वैल्यू -1 होगा, मतलब यहाँ पर होगा। और फिर ग्राफ जानते हैं ये इधर की डायरेक्शन में जाएगा।
ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया, ये हो गया कॉसेक का ग्राफ इस इंटरवल के लिए जिसमें यह बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम कॉसेक इनवर्स, जिसका अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x रखते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। तो x का वैल्यू यहाँ पर ये 1 ले लेते हैं, 1 पे लाइन ड्रॉ करते हैं और ये -1 ले लेते हैं, -1 + 1। फिर y का वैल्यू -π/2 और π/2 ये तो लेना ही है, तो ये π/2, ये हम ले लेते हैं π/2 और ये -π/2, ठीक है, और ये 1 है, और ये इस बार 0, इस बार x एक्सिस ब्रोकन लेना होगा। तो चूंकि यहाँ पर कॉसेक π/2 1 होता है, तो कॉसेक इन्वर्स 1 ये π/2 होगा। मतलब जैसे ही कॉसेक इन्वर्स में हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू π/2 यहाँ पर आएगा, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू π/2, मतलब ये पॉइंट होगा। उसके बाद ग्राफ कुछ इस तरह से इधर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक इन्वर्स -1 का वैल्यू -π/2 होगा, तो x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो y का वैल्यू -π/2 यहाँ पर आएगा, और ये कुछ इस तरह से ग्राफ इधर जाएगा, ठीक है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं इस तरह से। बेसिकली यहाँ पर पूरे फिगर में, इस कंप्लीट फिगर में सिर्फ ग्राफ ये यहाँ पर और यहाँ पर है। ये सारे एक्स्ट्रा लाइन हमने ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए स्केच किया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राफ सिर्फ एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये दोनों कर्व, ठीक है। इसमें ये टच नहीं करेगा, ये लाइन चलता जाएगा और ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कॉन्सेप्ट थे। जैसा कि मालूम है कि यहाँ पर ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है, फिर भी हमने इसे लिमिटेड करके इस तरह से इसके डोमेन को डिफाइन किया कि ये पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बिकम्स बाइजेक्टिव, और उसके बाद हमने इसके इन्वर्स के वैल्यू को डिफाइंड करके बहुत सारे फार्मूला को यहाँ पर डिफाइंड किया। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस और ग्राफ्स इस लेक्चर में आपको बताए हैं, आप उसे बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाए होंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लेक्चर अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।